हेलो एवरीवन। हम नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी ऐसी रिएक्शंस देखी थी जिनका मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। आज भी हम कुछ ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होती हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ 4 रिएक्शंस बताई थी। आज मैं 3 रिएक्शंस बताऊंगी जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होती हैं। पहली रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरी है उल्मान रिएक्शन और थर्ड है फ्रैंकलिन रिएक्शन। तीनों के लिए फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। कैसे रिएक्शंस होती हैं, कैसे उनका मैकेनिज्म होता है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं फर्स्ट रिएक्शन लेती हूँ कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में हम हाइड्रोकार्बन बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मतलब कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। ये रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस से अल्केन बनाए जाते हैं। इस मेथड में कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस से अल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहाँ लिखती हूँ हमारा रिएक्टेंट रहता है कोलबेज रिएक्शन में कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। तो मैं लिखती हूँ कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके से हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब हमारा रिएक्टेंट रहता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और बनाए जाते हैं अल्केन्स। प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो रिएक्टेंट यहाँ पर हमने बोला क्या रहता है, कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद प्रोडक्ट बनता है अल्केन। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको कि कैसे ये मेथड में प्रोसेस काम करती है, कैसे इस मेथड में अल्केन का फॉर्मेशन होता है। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेती हूँ। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं CH3 CH2 COOK। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या लिया है मैंने, 1 2 3 3 कार्बन है। पोटेशियम सॉल्ट ले लिया है तो मतलब प्रोपेनोइक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट, तो हम बोलेंगे पोटेशियम प्रोपेनोएट। मैंने यहाँ पर लिया पोटेशियम प्रोपियोनेट। ठीक है, इसकी की जाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या क्या बनता है देखें, CH3 CH2 CH2 CH3। आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका, जितने अल्काइल ग्रुप आपको दिखे उतने डबल कर दो। यहाँ पर आपको 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ पर आपने ट्वाइस कर रखा है, मतलब डबल यहाँ पर आपको बना देना है। तो आपका बन गया क्या, ब्यूटेन। तो एक प्रोडक्ट आपने लिखा ब्यूटेन प्लस कुछ क्वांटिटी में और क्या बनेगा। अब ये CH3 CH2 जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्या करोगे, CH3 CH3 मतलब आप 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना दो। तो क्या बन गया ये, ईथेन। 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट ईथेन प्लस इसके अलावा और क्या बनता है, ये 2 कार्बन तो आप लिखोगे ही लिखोगे, CH2 CH2, और अब बना लोगे आप अल्कीन। तो एक बन गई आपकी इथीन। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर हम पोटेशियम प्रोपेनोएट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं और उससे बनाएंगे हम 3 तरह के हाइड्रोकार्बन। मेन हाइड्रोकार्बन है हमारा क्या, ब्यूटेन। कुछ अमाउंट में इथेन और इथीन भी बनेगा। तो अल्केन 2 तरह के बनेंगे और एक बन जाएगी अल्कीन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये बेसिकली अल्केन की है क्योंकि क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होती है। तो अल्केन, कुछ क्वांटिटी में अल्कीन्स भी बनती है। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म देखें कि प्रोसेस होती कैसे है। तो अब मैं आती हूँ इसके मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म पे देखें, मैकेनिज्म
मैकेनिज्म में मैंने ये इथाइल ग्रुप लिया था, है ना, ये CH3CH2 इथाइल ग्रुप है, तो मैं इसको एक साथ इथाइल लिख सकती हूँ, ET इथाइल ग्रुप है। COO के कैसे टूटेगा, यदि मैं इसको तोड़ दूं, आयनाइज कर दूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें डाली जाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी इसकी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर ये कैसा टूटेगा, EtCOO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, ऐसा ही होगा। अब ये CO नेगेटिव जो है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको पता ही है, एक कंटेनर रहता है, उसमें कैथोड और एनोड रहता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज रहता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक मैकेनिज्म तो पता ही है। तो हमें पता है कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज रहता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज रहता है। अब एट एनोड मैं ऐसा लिखती हूँ, एनोड, एट एनोड, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एनोड पर होने वाला है ऑक्सीडेशन। एनोड पर चार्ज कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो वो आयन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब नेगेटिव EtCO नेगेटिव किधर जाएगा, एनोड के पास, क्योंकि एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अब EtCOO नेगेटिव, ये पहुंच गया कहाँ पर, एनोड के पास। एनोड के पास जाकर ये क्या करता है, यहाँ पर जाने के बाद इसमें कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है, ध्यान से देखेंगे। ET मैं इसको तोड़कर लिख रही हूँ, COO। अब ध्यान से देखना, O पर चार्ज रहता है नेगेटिव, मतलब ये मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना, EtC डबल बॉन्ड O, और O पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये रिएक्टेंट को मैंने इसी तरीके से लिख दिया। अब ये जो O नेगेटिव है, इसने क्या किया, जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बनाएगा, ये बना दिया, और साथ में एक फ्री रेडिकल किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। अब ये दोनों ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ही एक नेगेटिव चार्ज बना रहे थे, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल और एक ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल EtCOO फ्री रेडिकल है, ये क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, देखना। यहाँ पर दो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ET और CO के बीच, ये देखिए मैं बना रही हूँ डॉट करके। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो अब कैसा बन गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक और आ गया, तो O पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये अपनी वापस ओरिजिनल कंडीशन मतलब CO2 पे बदल गई। प्लस क्या हो गया, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, तो यहाँ पर कैसा इलेक्ट्रॉन आ गया, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ गया और ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, तो कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ मैंने लिखा और एक और डबल बॉन्ड बन गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, प्लस इथाइल फ्री रेडिकल बन गया, ET फ्री रेडिकल। तो अब हमारे पास इथाइल फ्री रेडिकल बन गया है। अब ये इथाइल फ्री रेडिकल, दूसरे इथाइल फ्री रेडिकल, ऐसा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे EtCO नेगेटिव के, EtCO नेगेटिव के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और वो क्या बना लेंगे, ET फ्री रेडिकल बना लेंगे। अब ये ET फ्री रेडिकल क्या करता है, दूसरे ET फ्री रेडिकल के साथ मिल जाएगा, प्लस ET फ्री रेडिकल, और प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा आपका, ET बॉन्ड ET। और क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, एक तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि ET फ्री रेडिकल दूसरे ET फ्री रेडिकल के साथ मिल गया और उसने डाइमराइजेशन कर लिया और क्या बना दिया, ईथेन बना दी, वही C2H5। ET मतलब क्या है आपका, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। तो क्या ये ब्यूटेन थी हमारा पहला प्रोडक्ट, ब्यूटेन, C2H5 ये हमारा ब्यूटेन बन गया। प्लस एक हो सकता है डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन जब ये फ्री रेडिकल करेंगे तो डिसप्रपोर्शनेशन के बाद पॉसिबिलिटी रहेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक्चुअल में ये ET फ्री रेडिकल जो दिख रहा है ना, ये ऐसा है, ET फ्री रेडिकल लिखूंगी तो कैसा लिखूंगी मैं इसको, यदि मैं, चलो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, ET फ्री रेडिकल CH3 CH2, ये ET फ्री रेडिकल, CH3 CH2 ET फ्री रेडिकल, इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ, CH2 CH3 ये फ्री रेडिकल। अब कैसा हो रहा होगा, जब आप ये वाला यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ दोगे,
जैसे ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया, दोनों ने क्या बना दिया, CH3 बॉन्ड CH3, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी CH2 और CH2 आपस में बॉन्ड बना लिए तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूल बनाता है ईथीन का और एक मॉलिक्यूल बना देता है ईथेन का। तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन किया तो अल्कीन और एक छोटा अल्केन बना, जबकि डायमराइजेशन कर दिया, यहाँ लिख देती हूँ मैं डायमराइजेशन। यदि डायमराइजेशन किया तो क्या बन गया, ईथेन, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर सभी को। तो क्या देखा हमने इस मेथड में, यहाँ पर हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हैं। आपको एक इजी तरीका कैसे, यदि डायरेक्ट आपको सिंपल सा क्वेश्चन है विदाउट मैकेनिज्म तो आपको कैसे सॉल्व करना है। जो आपको सॉल्ट दिया हुआ है उसमें अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो उनको डबल कर दो। एक अल्काइल ग्रुप है तो एक को डबल कर दो तो 2 वाला बन जाएगा। 2 वाले हैं ये 2 अल्काइल ग्रुप तो 2 का 4 वाला बन जाएगा। यदि 1 वाला होता तो 2 वाला बन जाता। क्लियर हो गई। 3 वाला होता तो 6 वाला बन जाता, डबल वाला बनेगा। यहाँ पे ट्वाइस लगा हुआ है। और क्या पॉसिबिलिटी है, यदि आपने 2 वाला लिया है तो एक 2 वाला अल्केन भी बनेगा, तो ये 2 वाला अल्केन बना दिया। यदि आपने 2 वाला लिया है तो 2 वाली अल्कीन भी बनेगी। क्लियर सभी को। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल देखा कि एनोड पर हमारा डायमराइजेशन के बाद एक प्रोडक्ट बन गया और डिस्प्रपोर्शनेशन के बाद एक प्रोडक्ट बन गया। अब आते हैं हम कैथोड पर क्या हुआ। एनोड पर तो हमको समझ आ गया कि क्या हुआ, अब कैथोड पर क्या हुआ, एट कैथोड। अब कैथोड पर कौन गया है, एक्चुअल में एक्वस सोल्यूशन है, के पॉजिटिव पहुंचा हुआ है वहाँ पे। तो के पॉजिटिव वहाँ पहुंचा हुआ है और साथ में एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब वाटर तो है ही, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के भी एक्वस सोल्यूशन में ही हो सकता है। प्लस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना हमने, देखो ये मैं इसको ट्वाइस करूँगी तो यहाँ ट्वाइस हो जाएगा। देखो यदि मैं इसको सबको ट्वाइस करती जाऊँ, ट्वाइस तो ये ट्वाइस हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में जा रहे थे तो हमने यहाँ पे लिख दिया, वाटर ने क्या किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, जाकर ट्वाइस OH नेगेटिव प्लस H2। अब ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करने वाला है, जो K पॉजिटिव बने थे, ये पॉजिटिव चार्ज जो था वो क्या करने वाला है, कैथोड पर जब जाएगा तो वो K पॉजिटिव क्या करेगा, वहाँ जाकर OH से मिलकर क्या बना देगा, KOH। मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर सभी को। और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आप ध्यान रखेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कहाँ पर इवॉल्व होती है, कैथोड पर इवॉल्व होती है। सोल्यूशन का नेचर लास्ट में पूरी रिएक्शन के बाद में कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव आयन, चाहे आप सोडियम सॉल्ट लो चाहे आप पोटेशियम, आपने पोटेशियम लिया है K पॉजिटिव, जाएंगे कैथोड के पास KOH बना देंगे। यदि Na लिया होता तो NaOH बना देते। इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूँ यदि कोलबेज रिएक्शन के, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत स्टार लगा के आप लिखेंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एक सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलबेज रिएक्शन। Characteristics of Kolbe's electrolysis। ध्यान रखेंगे एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको क्या इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में
कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में अल्केन को प्रिपेयर करते हैं, कुछ अमाउंट में अल्कीन भी बनती है। अल्केन आपको कौन से इलेक्ट्रोड पर मिलेंगे? एनोड पर मिलेंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको कहाँ पर? कैथोड पर। क्लियर सभी को? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब इस रिएक्शन को यदि हम आगे की तरफ देखें, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और अल्कीन बना रहे हैं, इस समय सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो जाता है। मतलब हम कहेंगे इफ द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द pH विल इंक्रीजेस। इसका मतलब सॉल्यूशन का pH क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चंस बनेगा। कैसे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि यदि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की रेट बढ़ रही है, इसका मतलब है सॉल्यूशन का pH बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का में कैसा नेचर आ रहा है? बेसिक नेचर आ रहा है, और बेस का pH क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होता जाएगा pH उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगी? एज द रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, as the reaction proceeds in forward direction, the pH will increases। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज नेचर ऑफ सोल्यूशन इज बेसिक। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सोल्यूशन का नेचर कैसा होता जा रहा है? ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, बेसिक नेचर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर सभी को? सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट कहता है क्या हम इससे मीथेन को बना सकते हैं? देखो तो बना ही नहीं सकते। यदि आप यहाँ पर एक कार्बन वाला लेते, जैसे 2 अल्काइल ग्रुप लिए, इसकी जगह में 1 अल्काइल ग्रुप ले लेती, ये 2 अल्काइल ग्रुप लिया, इसकी जगह यदि मैं 1 अल्काइल ग्रुप ले लेती तो 1 का डबल हो जाता, मतलब यहाँ 2 कार्बन वाला बनता। तो किसी भी स्थिति में मैं यहाँ पर क्या नहीं बना सकती? मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन cannot be prepared by this method। ठीक है? क्लियर हो गई सभी को बात? तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस मेथड में जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इसका pH क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। क्लियर सभी को? अच्छा, एक और बात, यदि आपसे कोई कहे कि इवन नंबर वाले का अल्केन्स ज़्यादा अच्छी का अमाउंट में मिलते हैं या ऑड नंबर वाले, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इवन नंबर वाले अल्केन ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। नॉर्मल अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, थर्ड पॉइंट में ऐसा लिख सकती हूँ, normal alkanes having even number of carbon atoms are obtained in good yield। ठीक है? इवन नंबर वाले ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। देखो अब यदि मैं यहाँ पर मान लेती हूँ 1 कार्बन वाला मैंने बाय चांस लिया होता है ना, यदि मैं 1 कार्बन वाला लेती तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, 1 कार्बन वाला है तो 1 कार्बन वाले को आप डबल करोगे, तो डबल कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? ब्यूटेन बन जाए, सॉरी 1 कार्बन को डबल कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? ईथेन बन जाएगा। इसका मतलब किसी भी स्थिति में ऑड नंबर वाले की पॉसिबिलिटी एकदम कम रहती है, तो हम क्या बोलेंगे कि एकदम कम या एकदम नेग्लिजिबल रहती है। तो इवन नंबर वाले प्रोडक्ट ज़्यादा यील्ड में मिलते हैं। ठीक है? ऑड नंबर ऑफ कार्बन जो रहते हैं वो कंपाउंड अल्केन्स कैसे रहते हैं? पुअर क्वांटिटी में मिलते हैं, है ना, बहुत लेस अमाउंट में या नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलते हैं। क्लियर सभी को? तो नॉर्मल अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड। क्लियर सभी को? तो ये थी हमारी कौन सी मेथड? कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस।
दूसरी मेथड हमने कौन सी बोली है, उल्मान रिएक्शन, बहुत आसान सी है, उसका मैकेनिज्म भी बहुत छोटा सा है। उल्मान रिएक्शन कैसी है देखें तो, ये रिएक्शन में क्या करते हैं, उल्मान रिएक्शन। अब मैं लेती हूँ सेकेंड नंबर की रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या होता है देखें, उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ बाय एराइल by heating aryl iodide with copper powder in a sealed tube। क्लियर, क्या किया मैंने, फिर से सुनना। इस मेथड में हम बाय एराइल बनाते हैं, बाय एराइल मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जिसमें 2 एरोमेटिक रिंग, 2 बेंजीन रिंग रहती है। बाय एराइल, बाय हीटिंग एराइल आयोडाइड, इसको हीट करने के बाद एराइल आयोडाइड को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करने के बाद हम बाय एराइल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब इस मेथड से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो उल्मान रिएक्शन से नॉर्मल एलिफेटिक नहीं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं, और वो भी ऐसे जिनमें 2 रिंग प्रेजेंट हो, तो हम बोलेंगे बाय एराइल हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, इससे क्या बनाए जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ, इंपॉर्टेंट बात है स्टार लगाना, नॉर्मल केवल एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, सिंथेसिस ऑफ बाय एराइल। किससे बनाते हैं बाय एराइल को, बाय एराइल को बनाया जाता है बाय एराइल आयोडाइड, बाय एराइल आयोडाइड्स। क्या करना है, सिंथेसिस ऑफ बाय एराइल्स बाय एराइल आयोडाइड। तो एराइल आयोडाइड की हेल्प से बनाया क्या जाता है, बाय एराइल मतलब 2 एराइल ग्रुप। चलो बनाते हैं हम, बहुत आसान सी मेथड है। ये लिया आपने फिनाइल आयोडाइड, ये मैंने ले लिया फिनाइल आयोडाइड। किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं इसको, अपन कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे। प्रोडक्ट बनेगा, 2 फिनाइल को ऐड कर दो, बहुत आसान। आयोडीन हटा दो, 2 फिनाइल ग्रुप को अटैच कर दो। अब ये ध्यान रखना, आयोडीन होना ज़रूरी है। अब इस फिनाइल रिंग पे कुछ और भी अटैच हो सकता है, जैसे कैसे, ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल बताती हूँ। ये एग्जांपल आया हुआ है, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर आयोडीन, और मैंने यहाँ पर टोलुइन है, मतलब टोलुइन पर मैंने आयोडीन अटैच कर दी है ना, पैरा पोजीशन पे। सेम कंडीशन, कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो करना कुछ नहीं है, आयोडीन हटाना है, और जिस जगह आयोडीन हटी उसी जगह से एज इट इज़ ग्रुप को जोड़ दो। तो कैसा जुड़ जाएगा, ये हमारी 2 रिंग आपको अटैच करनी है, तो मैं पहले 2 रिंग बना लेती हूँ। ये बना ली 2 रिंग, ठीक है। दोनों रिंग में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप बना लो मिथाइल ग्रुप। अब मान लो इस जगह पे आयोडीन था और इस जगह पे आयोडीन था, दोनों की आयोडीन हटी और दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन गया हाइड्रोकार्बन नया। बाय एराइल ग्रुप है इसके अंदर, हाँ ध्यान रखेंगे इस बात का, आयोडीन होना ज़रूरी है। दूसरा क्या होना ज़रूरी है, हाइड्रोकार्बन कैसा भी हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। इसका मैकेनिज्म देखें, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। मैकेनिज्म देखते हैं इसका, मैकेनिज्म सबसे पहले कॉपर जो रहता है मेटल यूज़ की जाती है, ये कॉपर पॉजिटिव बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मैं टोलुइन वाले कंपाउंड के साथ इसका एग्जांपल ले लेती हूँ। ये CH3 है और ये आयोडीन है, ठीक है। कैसा होता है देखो, क्या होता है, ये बॉन्ड पूरा का पूरा आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर चली गई, तो कैसा बन जाएगा, I नेगेटिव बन गया। अब I नेगेटिव बन गया तो इस जगह पे इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो ये डॉटेड कार्बन है इसके पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के पास कौन आता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो वो बना देता है फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर हमारे पास ये CH3, ये रिंग, और इस जगह पर क्या बन गया, फ्री रेडिकल। प्लस निकल क्या गई है हमारी, I नेगेटिव बाहर निकल गई है। अब ऐसा ही दूसरा वाला मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसा दूसरा वाला मॉलिक्यूल, ये CH3 और ये डॉट, दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, इसका मिलता है इसके साथ, ये एरो पे बना दिया मैंने सेम दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये दोनों फ्री रेडिकल वाली जगह से आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो बिल्कुल आसान सा हो गया।
देखो मैं बनाती हूँ, ये CH3 यहाँ पर CH3 बना देती हूँ, ये रिंग यहाँ से बॉन्ड बना लिया, फिर दूसरी रिंग बना ली और ये CH3। इसका मतलब जिस जगह, मान लो इस जगह पे फ्री रेडिकल था, इस जगह पे फ्री रेडिकल था, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, हमारा बाय एराइल कंपाउंड बन गया। बहुत आसान मैकेनिज्म। एक इलेक्ट्रॉन ने कैसे काम किया समझ आया, एक इलेक्ट्रॉन ने फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प की। हम वही रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही हैं। तो ये रिएक्शन थी उल्मान रिएक्शन। क्लियर हो गई सभी को? अब बताती हूँ फ्रैंकलिन। थर्ड कौन सी ली है मैंने? फ्रैंकलिन ही ली है ना। थर्ड रिएक्शन, हाँ, फ्रैंकलिन रिएक्शन। चलिए आते हैं अब हम फ्रैंकलिन रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन है फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। बहुत डार्क हो गया है क्या? इसको थोड़ा कम कर दें। फ्रैंकलिन रिएक्शन, चलिए फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन है। फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी नॉट अल्कीन, अल्केन। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बाय हीटिंग अल्काइल आयोडाइड। यहाँ पर भी आप क्या करते हो? अल्काइल आयोडाइड लेते हो, अल्काइल आयोडाइड, आयोडाइड को आप जिंक की प्रेजेंस में, अल्काइल आयोडाइड लेते हैं हम जिंक की प्रेजेंस में। गड़बड़ हो रहा है, इसको सही से लिख लें। अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड को हीट करेंगे जिंक की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट बनने वाले हैं अल्केन। ठीक है, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये मैंने ले लिया प्रोडक्ट अल्केन। प्रेजेंस किसकी है? जिंक की। कॉपर दिखे और अल्केन बने तो एरोमेटिक अल्केन बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नॉट अल्केन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा तो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी आपकी? उल्मान। और यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा अल्काइल आयोडाइड है और क्या बनने वाला है? अल्केन बनने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लेती हूँ मैं अल्काइल आयोडाइड, प्रेजेंस है जिंक की, हीट किया आपने, प्रोडक्ट बना आर बॉन्ड आर। बहुत आसान, आर और आर को डबल कर दिया हमने तो बॉन्ड बना दिया, बन गया अल्केन। मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में क्या होता है? यहाँ पर हमने कौन सी मेटल यूज़ की है? जिंक। वहाँ कॉपर यूज़ किया था उल्मान में, यहाँ जिंक यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिंक क्या करेगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होने वाला है, ये है हमारा RX, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बना, हीटिंग अल्काइल आयोडाइड। चाहे तो आपने यहाँ पे मैंने RX लिख दिया, मतलब अल्काइल आयोडाइड की जगह अल्काइल हैलाइड लिख दिया, X ले लिया। यहाँ पर प्लस, ये क्या करने वाला है? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे देखना, ये निकलेगा आपका देखिए ध्यान रखोगे आप, ये बॉन्ड टूटा और X नेगेटिव बना दिया। जैसे ही X नेगेटिव बनेगा तो R पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब एक पॉजिटिव चार्ज आता और एक इलेक्ट्रॉन आता तो फ्री रेडिकल बनता है, जैसे यहाँ कॉपर में हुआ था। देखो आप, मैंने कहा था कि यहाँ पर एक आएगा, ये इलेक्ट्रॉन I नेगेटिव हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या बन जाएगा? ये फ्री रेडिकल बना देगा। अब यहाँ पर कैसा हुआ? ये नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो फ्री रेडिकल, पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या बना देगा? R नेगेटिव बना देगा। और साथ में क्या बनेगा अपना? X नेगेटिव तो बन ही गया। अब ये R नेगेटिव ने क्या किया? दूसरे RX मॉलिक्यूल के साथ, अब ये R नेगेटिव क्या करेगा? R नेगेटिव, ये R नेगेटिव क्या करने वाला है? R नेगेटिव दूसरे RX कंपाउंड के साथ गया। इसने क्या किया? R नेगेटिव ने इसके साथ फिर ये अटैच हो गया। देखिए ये बॉन्ड टूट के इस तरफ आ गया तो X तो नेगेटिव बना देगा और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, R बॉन्ड R, प्लस क्या निकल गया? X नेगेटिव।
फिर से हमारा अल्केन बन गया। तो हमने अल्काइल हैलाइड से क्या बना दिया, अल्केन बना लिया। क्लियर हो गई बात सभी को। कैसा मैकेनिज्म है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आर एक्स के पास जाते हैं, आर और एक्स के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, एक्स पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव, आर पे चार्ज है पॉजिटिव। अब ये आर पे चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो फ्री रेडिकल, पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये आर नेगेटिव दूसरे आर एक्स मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, एक्स नेगेटिव बाहर और आर पॉजिटिव, तो आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं, बन गया आपका अल्केन। अल्केन। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। आज हमने 3 रिएक्शन देखी हैं, एक फ्रैंकलिन रिएक्शन, एक देखिए उल्मान रिएक्शन और एक देखिए कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तीनों के लिए फ्री रेडिकल एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट रहते हैं। मैंने आपको पूरी रिएक्शंस को बहुत स्टेप बाय स्टेप विथ मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। आप लोग इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से, इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।